तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल तड़का मीडिया में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, हाल ही में नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर एक मूवी आपको देखने को मिली है जिसका नाम है एक्सटेंशन 2। इसका पहले भी एक पार्ट आ चुका है जिसका नाम एक्सटेंशन था और ये लोगों द्वारा बड़ा पसंद किया गया और लगभग 100 मिलियन एक तरह से नेटफ्लिक्स फैमिली ने इसे पसंद किया था। और साथ ही साथ दोस्तों, इसके सेकेंड पार्ट के लिए दोबारा एक तरह से ऑर्डर दे दिया गया था और अब हाल ही में आज के दिन यानी 16 तारीख को ऑफिशियल रूप से एक तरह से इसे मल्टीपल लैंग्वेज हो, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, इंग्लिश और हर लैंग्वेज में एक तरह से डब कर इसे नेटफ्लिक्स पर बड़े स्केल पर रिलीज किया गया है। साथ ही साथ दोस्तों, ये एक एक्शन मूवी है, ज़बरदस्त आपको एक्शन देखने को मिलेगा। साथ ही साथ दोस्तों, ये आज ही के दिन आपकी कंट्री यानी आप हर कंट्री में एक ही दिन के अंदर इसे रिलीज किया गया है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी मूवी के बारे में बात करेंगे। इसके बारे में जितनी भी डिटेल है सारी की सारी मैं आपको बताने वाला हूँ। साथ ही साथ इसको एक्सप्लेन करेंगे, रिव्यू करेंगे, फैक्ट के बारे में जानेंगे, प्री प्रोडक्शन, कास्टिंग, रिलीजिंग, सारी कुछ यानी टोटल मिलाकर जितने भी कुछ डिटेल है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर दे। साथ ही साथ यदि और भी किसी मूवी के बारे में जानना हो तो एक प्यारा सा कमेंट कर दे। तो दोस्तों, इसके बारे में जानना चालू करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक्सटेंशन 2। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था, इस मूवी के बारे में सारी कुछ डिटेल है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। साथ ही साथ हमने एक तरह से आपको बता दिया कि हमने पहले इसका एक पार्ट लाया हुआ है, आप जाकर हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हो। और बाकी जो अपडेट बची हुई है वो सारी स्टोरी जो अब रिलीज़ हुई है वो सारी आपको भी इस पार्ट में मैं बताऊंगा। एक्सटेंशन 2 2023 की अमेरिकन एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो कि सैम हार्वेन द्वारा डायरेक्ट की गई है, जो कि रूसो द्वारा लिखी गई है, जो कि एंटी फोर्स और जो रूसो और ऑर्थल रूसो और फोंडल लियर और गॉर्डन के लिए एरिन स्कैन और कोरग्रिफ उपन्यास स्टून द्वारा आधारित है। ये 2022 की फिल्म एक्सटेंशन का सीक्वल है, यानी एक तरह से अगला पार्ट आप बोल सकते हो। क्रिस हैम्बन्स और गोल्से फरोहानी और एडम बेस्तानी ने अपनी भूमिकाओं को फिर से निभाया है, जिसमें ओलगार कुल्डेक और डेनियन और बर्नर हर्ट और टिन डायलिस और इद्रीन एल्बम शामिल था। साथ ही साथ इसके डायरेक्शन के बारे में बात की जाए तो सेम हारग्रेव इसके डायरेक्शन करते हुए नजर आए हैं। साथ ही लिखा है इसे जो रूसो ने। साथ ही साथ ये आधारित है एंटी पार्क्स जो रूथो एंथ्री रूसो फोर्डन लियो पर। साथ ही साथ इसका प्रोडक्शन किया है जो रूसो और एल्थोल रूसो ने। साथ ही साथ क्रिस हैम्बर्थ, ब्रैडली नेवर, सैम हार्वेन और साथ ही साथ आपको देखने को मिले हैं माइकल लारोक। साथ ही साथ एल्जन रूसो, एल्ट्रोस्ट और एरियन ग्रीटन, पीटर वेंसन। मुख्य रूप से इसके अंदर अभिनेता आपको क्रिस हैम्बर्थ और गोल्फ्रेस फरहानी, एडम बेंस और लग और कुल्लेग और डैनी बर्नहर्ट और बिटिन दालसित और इद्रीन एल्बा देखने को मिले हैं। इसके अंदर सिनेमेटोग्राफी का जो काम किया है ग्रोगा बाल्दीन ने किया है और इसकी एडिटिंग की है एक तरह से एलेक्स रॉर्गेड ने। साथ ही साथ विलियन हॉरस द्वारा दोनों ने मिलकर इसकी एडिटिंग की है। संगीत यानी एक तरह से म्यूजिक की बात की जाए तो इसके अंदर HBO और एक तरह से फॉरेस्ट रेजिटीन फिल्म्स द्वारा इसे बनाया गया है और म्यूजिक एल्सक बेल्चर और हेनरी जैकमैन्स द्वारा दिया गया है। डिस्ट्रीब्यूशन इसका नेटफ्लिक्स पर हुआ है OTT प्लेटफॉर्म के रूप में और 16 जून 2023 को इसकी रिलीजिंग की गई थी। जी हाँ दोस्तों, नेटफ्लिक्स पर इसे रिलीजिंग के साथ साथ लगभग 25 मिलियन फैमिली ने इसे एक तरह से देख लिया है। इस मूवी की लेंथ के बारे में बात की जाए तो 122 मिनट हैं और मुख्य रूप से इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में बनाया गया था। इसकी लैंग्वेज जो थी इंग्लिश थी। अपने पिछले मिशन में यानी इसके अंदर स्टोरी आपको देखने को मिलेगी। अपने पिछले मिशन में भूमि से जीवित रहने के बाद टैरेक भाड़े के काम से ऑस्ट्रेलिया में एक केबिन में सेवानिवृत्त हो जाता है, जो कि एल्डोक नाम का एक अजनबी उसे संपर्क करता है और उसे अपनी पूर्व पत्नी मियन, बहन और केतवन और उसके 2 बच्चों सेडन और नीना को बचाने के लिए कहा जाता है, जो है वर्तमान में जॉर्ज ने ताकरीच और जेल में अपने गैंगस्टर पति डेमिन रोडियन के साथ कैद है और टैनिकर और याजा और अपने साथ मिलने के लिए भर्ती करता है और वे जेल में घुसपैठ
कर लेते हैं। वह सोते हुए डेविन को सचेत किए बिना चेतन और उसके बच्चे को बाहर निकालने का प्रयास करते हैं, लेकिन वह जाग जाता है और अपनी प्रति वफादार अन्य कैदियों को सचेत करता है और टायर और उनकी टीम का सामना करता है और दंगा शुरू कर हो जाता है एक तरह से, जिसमें उन्हें बाहर निकालने के लिए मजबूर होना पड़ता है। और निकासी के दौरान डेविन टायर को एक तरह से ट्रैक करता है और जहां पर टायर वेतन को मारने से पहले डेविन को मारता है। समूह में सबसे पहले फेस हाउस से बचने और लौटने का प्रबंधन करता है। हालांकि कैथरीन और डेविन के किशोर बेटे शेडन को अपने पिता को आदर्श मानती को पता चलता है और टायर ने उसे मार डाला था। गुप्त रूप से अपने चाचा और डेविन के बड़े भाई जुर्बन से संपर्क करता है, जो कि अपने भतीजे और स्टीफन प्रतिशोध को खोजने के लिए टायर और ट्रैक करने के लिए निकालता है। जुर्बन और उसके आदमी टायर और अन्य लोगों को इमारत में एक जैसे फंसकर सुरक्षित स्थान पर ले जाते हैं और अराजकता में सैडन जुर्बन और खोजने के लिए समूह छोड़ देते हैं, जो उसे बताते हैं कि अगर वह अपनी मां को जीवित रखना चाहता है तो उससे संपर्क नहीं करना चाहिए था। और टायर और समूह भागने के लिए जुर्बन और हेलीकॉप्टर से एक को लेते हैं, लेकिन जुर्बन द्वारा यादव को मार दिया जाता है। टायर और समूह अपने केबिन में लौटते हैं, जहां वे और केविन से मिलने के साथ फिर से मिलते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हम इसके बारे में और डिटेल, इसके कैरेक्टर के बारे में सारी कुछ डिटेल में आपको बताने जा रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार से स्टोरी मैंने आपको एक्सप्लेन की और इसमें चेरी हैंडबोर्ड ए टेरोस के रूप में देखने को मिले हैं और एक एक कैरेक्टर के बारे में बकायदा हम उनके एक तरह से सब चीज़ बताने वाले हैं। साथ ही साथ डेवलपमेंट के बारे में बात की जाए तो मई 2020 में ये बताया गया था कि सैम हॉर्गेन और क्रिस हेम्सवर्थ दोनों के लौटने के इरादे से जो रूसो को फिल्म की अगली कड़ी लिखने के लिए काम पर रखा गया था। दिसंबर 2020 में रूसो ब्रदर्स ने कहा कि वे सीक्वल से परे वे एक तरह से एक्सट्रैक्शन की दुनिया के भीतर सेट की गई फिल्मों की एक श्रृंखला विकसित करने की उम्मीद करते हैं, जो न केवल पहली फिल्म में पेश की गई है कुछ पात्रों का पता लगाने के लिए, बल्कि संभावित रूप से एक सिनेमाई ब्रह्मांड लॉन्च करने। और जनवरी 2021 में ये अफवाह थी कि वे रूसो भाई रणदीप हड्डे के चरित्र सूजन के लिए एक मूल कहानी पर भी काम कर रहे हैं। फिल्मोग्राफी के बारे में बात की जाए तो सीक्वल के लिए फिल्मांकन सितंबर 2021 में सिडनी ऑस्ट्रेलिया में शुरू हुआ था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसे 29 नवंबर 2021 को हारग्रेव ने घोषणा की कि प्रमुख फोटोग्राफर प्रगन और चेन गणराज्य में शुरू हो गई हैं। हेम्सवर्थ ने घोषणा की कि उन्होंने 4 दिसंबर को अपने दर्शकों को फिल्मांकन शुरू किया है और अगली शूटिंग ऑस्ट्रेलिया के वीएन में जनवरी में शुरू हुई। 28/2022 को 14 फरवरी 2022 तक चली। डीसी वॉर्स के आसपास डोनी सिटी में दर्शकों की शूटिंग की और 6 अप्रैल 2020 को आधिकारिक तौर पर फिल्मांकन पूरा हुआ। पहली फिल्म एक तरह से लेविट एक रणनीतियों को लागू करके फिल्म को आर्यन एलेक्स मिनी FL कैमरे पर शूट किया गया था। फिल्म के लिए रिट्यूज नवंबर 2022 में प्रभाव हुआ। एक्सटेंशन 2 को नेटफ्लिक्स को एक तरह से डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए 16 जून की तारीख तय की गई और रिलीज़ इसे 16 तारीख को किया गया। ये प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीमिंग करने के लिए उपलब्ध है, यानी आप जाकर अभी देख सकते हो। यदि आपने नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन ले रखा है तो बहुत बढ़िया है। बाकी आप नीचे दिए गए लिंक से यदि लेते हो तो 30 से 40% का डिस्काउंट आपको ज़रूर मिलेगा। साथ ही साथ एक प्यारा सा कमेंट कर दे और साथ ही साथ इसकी रेटिंग के बारे में बात की जाए तो 6.4 की रेटिंग अब तक आई है। साथ ही साथ दोस्तों ये एक OTT मूवी है, इसलिए इसकी टक्कर और किसी मूवी से नहीं की जा सकती। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ मैं बताऊँ तो सीक्वल्स के लिए फ़िल्म सितंबर 2021 में सिडनी ऑस्ट्रेलिया में शुरू हुई थी। साथ ही साथ इसकी रिलीजिंग के बारे में भी हमने कई डिटेल बता दी है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे इस मूवी के एक तरह से डायरेक्टर के बारे में। साथ ही साथ दोस्तों इस मूवी के जो डायरेक्टर है एक तरह से जिनके बारे में हम जान रहे हैं सैम हॉर्गेन के बारे में।
मुख्य रूप से फिल्म इस चांस में भी में शामिल है और एक जोड़ी ने हैरन और इंद्रसांग में बनी फिल्म एक्सटेंशियल 2020 का लेखन निर्माण भी किया। मंडलोरिया के सीजन 2 के लिए दूसरी इकाई के इंद्रसांग के रूप में काम किया। मुख्य रूप से ये एक डायरेक्टर स्कॉट ऑर्टिन और स्मेट अभिनेता भी हैं। साथ ही साथ इस इंडस्ट्री में 2003 से वर्तमान तक काम कर रहे हैं। मुख्य रूप से शासनकाल 2007 और सेवा लेयर डीप 2010 से संदर्शन करते हुए नजर आए हैं। लव एंड विलेज 2012 का संदर्शन किया है। गेम चेंजर 2013, साथ ही साथ द सूट 1901 जैसे के अंदर इन्होंने ये बनाई थी। साथ ही साथ निष्कर्षण 2000 एक्सटेंशियल 2 2030 की इनकी मूवी है। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ मुख्य रूप से अभिनेता के रूप में द पिक हाउस 2003 और साथ ही साथ द स्ट्रोगन 2003, साथ ही साथ क्रोकड 2006, ड्राइविंग ऑन द जिगलैंड और टोको एंगल ऑफ द डेड और ब्लड एंड बोन। जी हाँ दोस्तों, ब्लड एंड बोन। और हाल ही में एक और मूवी आई है एक तरह से इसी का एक तरह से सीक्वेंस उसे आप मान सकते हो, जिसका नाम है ब्लड एंड गोल्ड। ऑप्शन रूप से आप जाकर देख सकते हो, हमारे चैनल पर भी उस पर वीडियो प्रोवाइड है, आप जाकर सिंपली उसे देख सकते हो। साथ ही साथ वन फेज ऑप्शन रूप से मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिली और द किंग ऑफ फाइटर 2010 से, साथ ही साथ कॉर्नर एंड द बैंड फॉल्टोज, साथ ही साथ लव एंड विगलेस और बैड चॉइस मुख्य रूप से आपको देखने को मिले 2000 एक तरह से मैं आपको बताऊँ तो 14 में। साथ ही साथ ओटनर बॉर्न मुख्य रूप से इनकी एक तरह से अगला पार्ट है जो इनका था उसमें देखने को मिले। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ मुख्य रूप से लव एंड द वैगस 2012, साथ ही साथ बेड चूज 2014, साथ ही साथ अनकॉर्न स्टार्स 2015 जैसी कई मूवीज़ के अंदर ये आपको देखने को मिल चुके हैं। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ मल्टीपल सीक्वेंस की मूवीज़ भी ये बनाते हैं और आपने कई इनकी देख भी ली होगी, उन सभी के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ और भी जितनी भी अपडेट है निकल कर आएगी सारी की सारी मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको सिंपली हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल तड़का मीडिया को सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर दे ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। साथ ही साथ बर्ड्स ऑफ प्रेड 2020 एक्सटेंशन 2020 एक्सटेंशन 2, साथ ही साथ स्टेंज कवर भी इन्होंने बहुत अच्छी खासी की है 2006 में मैड कॉर्बन गर्ल टेकॉन से, साथ ही साथ और भी कई एक तरह से चीज़ें हैं जिन्होंने एक तरह से दी है। साथ ही साथ मैं आपको कहना चाहूँगा इनके लिए वीडियो को लाइक कर दे। साथ ही साथ द हंगर गेम्स कैटिंग फार्स 2013 में जो आपको देखने को मिली थी उसके अंदर भी ये आपको देखने को मिले एक जैसा स्क्रिप्ट राइटर के रूप में। द अकाउंटेंट 2016, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर 2018 में भी आपको देखने को मिले। डेडपूल 2, जी हाँ दोस्तों डेडपूल 3 वो भी जल्दी आपको देखने को मिलने वाली है, उस पर भी वीडियो है। और एवेंजर एंड गेम आपको 2019 के स्क्रिप्ट राइटर के अंदर भी ये आपको देखने को मिलेगी। यानी इतनी बखूबी स्क्रिप्ट राइटिंग है, इन्हें हर मूवी हर एक्शन मूवी में आपको देखने को मिल जाएगी, चाहे वो कोई सी भी फेमस मूवी हो। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ इनके बारे में भी इतनी डिटेल ज़्यादा प्रोवाइड नहीं है, इतनी ही मैंने जितनी प्रोवाइड थी वो सारी की सारी मैंने आपको बता दी है। तो दोस्तों अब इस मूवी के अंदर जो एक तरह से बेस है ये मूवी जिनके ऊपर उनके बारे में जानते हैं, जो कि इस मूवी के अंदर कई बार कई रोल में देखने को मिल चुके हैं। साथ ही साथ मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को पहले लाइक कर दे, दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। और साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ इनके बारे में कुछ ज़्यादा डिटेल तो प्रोवाइड है नहीं, इसलिए बेसिक जो डिटेल हो सकती हैं वो मैं प्रोवाइड कराता रहूँगा। ये बेस है एक तरह से क्रूड बाय एंडी पार्क के ऊपर। जी हाँ दोस्तों ये इसी पर बेस है, जो कि एक तरह से एक अमेरिकन पेशावर स्क्रिप्ट राइटर एक बुक राइटर भी हैं। एंडी पार्क इनका जन्म 1 अक्टूबर 1964 को हुआ। एक अमेरिकन पेशावर हास्य पुस्तक कलाकार और उद्योग में इन और लेखन के रूप में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। इन्हें सबसे प्रसिद्ध काम 2001 से 2004 तक डीसी कॉमिक्स की ग्रीन एरोल सीरीज में साथी कलाकार फिल हेस्टर के साथ उनके कार्यालय से किया गया था। और फिल्म के एक तरह से कहानीकार एक्सटेंशन उन्हें एक ग्राव्य उपन्यास स्टोन पर आधारित है। स्टोन के अलावा एंट्री ने ऑनर प्रिस द्वारा ग्राफिक उपन्यास
यूनिस्टेस और गैंसन में कैप्टन लिखी और वह उपनागरिकों में बड़े हुए और गैंसन सिटी में अपने पत्नी और 2 बच्चों के साथ बिल्डिंग सिटी कॉन्सन में रहते हैं। मुख्य रूप से इनका जन्म 1 अक्टूबर 1964 को हुआ। आज इनकी उम्र तकरीबन 58 साल है। एम्पोरिया कैंसोस में मुख्य रूप से ये जन्मे। मुख्य रूप से ये एक स्क्रिप्ट राइटर साथ ही साथ बुक राइटर भी है। इनके अब तक 2 बच्चे हो चुके हैं और पार्कर ने डार्क हॉर्स कॉमिक्स के साथ कॉमिक किताबों में भी इनकर के रूप में ये अपना पेशावर करियर शुरू किया। इन्होंने वंडर वुल्स, कैप्टर वुल, सुपरमैन, डेरा एंडेंस और स्पाइडरमैन जैसी शीर्षक वाली पेसिंग वाली कलाकृति और केयर की। उनकी कलाकार शैली ने कॉमिक बुक उद्योग में प्रशंसा भी और जिसमें सर्वश्रेष्ठ इनकर के रूप में भी उद्योग हॉनर्स नामांकन भी शामिल हैं। उनकी मूर्ति और प्रभाव में नील एंडर, फेरिकन मिलर जैसी क्रिबन और डैंडियर शामिल थी। पार्क ने कम से कम एक ऑनलाइन साक्षात्कार में कहा कि वे हैट 102 और बूसर 511 पेन और राइफल 2003 में ब्रश साइड लगाते हैं। एंट्री शायद 2001 में शुरू हुई ग्रीन एरो कॉमिक्स बुक्स सीरीज में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। साथ ही साथ इन्होंने अपने लगातार सहयोग फिलर हेस्टर पर लिखा था और ग्रीन एरो और हेस्ट और पार्सल लेखन में कॉर्बिन डेट और साथ ही साथ 40 अंगों के रन पर काम किया। पुस्तकों को कई खंडों में एकत्रित किया गया। अमेरिकन लाइब्रेरियन एसोसिएशन ने इसे युवा अवस्थाओं के लिए सबसे पुस्तक में से एक कहा। पार्कस और हेस्टन ने लेखन डेविन ग्रेस के साथ डीसी कॉमिक्स की साइटिंग पर भी काम किया, जिसमें पार्कर को बैटमैन के भीतर काम करने के लिए अनुमति मिली और पात्रों का परिवार और 2006 से 2007 में मार्वल्स कॉमिक्स के लिए कई संसाधन एंटीमैन कॉमिक्स है और चरित्रों में मार्वल यूनिवर्स के साथ जारी रखते हुए पार्कस एंड ब्रुकेन के साथ सह रिपोर्ट की 2008 के वंश में डेरियन डेविन और ब्लड ऑफ इंटरेस्ट में लिखा पुस्तक को क्रिस द्वारा चित्रित किया गया। साथ ही साथ इसके अलावा 2008 में उन्होंने डीसी कॉमिक्स के पश्चिम एरियन और एल ब्रूटन कॉमिक्स पर 6 भाग की लघु श्रृंखलाओं के लिए लेखन और जे हिटरी के लिए पेंशन और फिल्म हिस्ट्रियन के साथ जोड़ा बनाया था। उन्होंने ग्रीन हॉर्टन और साइक्लिन पर आधारित डायनामाइट इंटरनेट पब्लिकेशन कंपनी के लिए फोटो द ग्रीन हॉर्नन और कॉमिक बुक पर एक लेखन के रूप में काम किया। हाल ही में पार्क ने डायनाइट के लिए किताब लिखी और जिनमें जोरन और लोन रेजर शामिल थे। उन्होंने कई महीनों तक डायनाइट के लिए लोन रेजर किया और साथ ही साथ हालांकि अपनी कलाकृति के लिए बेहतर जानने वाले 18 का लेखन भी है। उन्होंने ड्रो जैसी कॉमिक बुक ड्रे पत्रिकारों में कई लेखकों में योगदान भी किया है। 1990 के दशक के मध्य अपनी स्वयं की पुस्तक के 2 अंक में दिखाई दिए। ये चित्रित कॉमिक बुक के लिए पूरी तरह से ऑन लाइव कॉमिक बुक थी और एक नए एकल इसकी एक तरह से स्पेल किताब एल्केल स्पेन प्राइड बैंक 2008 की गर्मियों में रिलीज हुई थी। ग्राफिक उपन्यास के लिए वे अक्सर अपने लेखन में परियोजनाओं के लिए स्टोर सामग्री के नाम से डिफेंड अपने पड़ोसी क्षेत्र में बदल गए थे। साथ ही साथ दोस्तों इनके बारे में 2005 में क्रिस सैमन द्वारा तैयार किए गए एक कैप्टन इन किंचन के साथ पार्क्स ऐतिहासिक उपन्यास की शैली में लौट आए। पुस्तक में उस समय का विवरण दिया गया जब टूर्नामेंट प्रोजेक्ट और फैशन में बिताए गए थे, जब उन्होंने अपने साहित्यिक ग्रुप और इन्हें कोलाइड ब्लड पर काम किया था। पार्सल ने ग्राफिक उपन्यास रेडुल्स लिखा था जो कि 2014 में प्रकाशित हुआ और फिल्म एक्सटेंशन 2020 में स्नूथ पर आधारित है। मुख्य रूप से इनकी बुक और यूनियन स्टेशन 2003 जो कि जे एड हुलवर द्वारा प्रेस नेशनल 4 बोर्ड द्वारा लिखी गई थी। साथ ही साथ कैंसन कैप्टन 2013 और निषौद 2014 शामिल है। साथ ही साथ दोस्तों इनके बारे में भी इतनी डिटेल ज़्यादा प्रोवाइड नहीं है, मैंने जितनी थी मैंने प्रोवाइड करा दी। और साथ ही साथ अगले एंथनी रूसल जो भी इसे एक तरह से बेस है इन पर, एक तरह से इन्होंने लिखने में मदद की है से जोसन रूसो इनका पूरा नाम है। 18 जुलाई 1971 को इनका जन्म हुआ, जिन्हें सामूहिक रूप से रूसो ब्रदर्स के नाम से जाना जाता है। RO के नाम से भी जाना जाता है। अमेरिकन निर्देशक, निर्माता और पटकथा राइटर, स्क्रिप्ट राइटर, यानी एक तरह से वह अपना एक तरह से अधिकांश काम एक
साथ निर्देशित करते हैं। वह मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में एमसीयू में 4 फिल्मों का निर्देशन करने के लिए भी जाने जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने अब तक के 4 एमसीयू की मार्वल स्टूडियोज़ के जो यूनिवर्स है उसके लिए 4 फिल्में दे दी है। एक तरह से कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर, 2014 कैप्टन अमेरिका सिल्वर वॉर और 2016 एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर 2018 और एवेंजर्स एंड गेम ने दुनिया भर में लगभग 2.798 बिलियन से भी अधिक की कमाई की और अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। एथलोन रूसो 3 फरवरी 1970 को इनका जन्म हुआ। आज इनकी उम्र एक तरह से लगभग 55 से 53 साल है। फिलिपीन और यूएसए में हुआ। जोसेफ रूसो 18 जुलाई 1971 को इनका जन्म हुआ। आज इनकी उम्र तकरीबन 51 साल है। साथ ही साथ दोस्तों अब हम बात करेंगे इस एक तरह से मूवी के जो और भी कैरेक्टर जो आपको देखने को मिले उन सभी के बारे में। अभी तक हमने इसके राइटर्स के बारे में सारी कुछ डिटेल हमने जानी। फिर उसके बाद प्रोड्यूसर आएंगे। इससे पहले कास्टिंग के बारे में मैं डिटेल है वो हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं गोल सीफेत, एक तरह से फरहानी अरहवाड फरहानी इनका नाम है पूरा, और इनका जन्म 10 जुलाई 1983 को हुआ, जिन्हें पेशावर रूप से गुलपिसित फरहानी के नाम से जाना जाता है। एक ईरानी और फ्रांसीसी अभिनेत्री हैं। वे एक एम.आर. मदर 2006 और बॉडी ऑफ लाइज 2008 और अबाउट एली 2009 और द पीशन स्टोन 2012 और पेटेंस 2016, गर्ल्स ऑफ इन द सन 2018 और एक्सटेंशन 2018 में अपने प्रदर्शन के लिए जानी जाती हैं और इन्हें 2014 की सीजर अवार्ड में द पोशन स्टोर के लिए मोस्ट पोसिंग एक्टर अवार्ड से नामांकित किया गया था। साथ ही साथ इसी के साथ मुख्य रूप से कई भूमिकाओं में ये देखने को मिली हैं। इनके बारे में बात की जाए तो 10 जुलाई 1983 को इनका जन्म हुआ। आज इनकी उम्र तकरीबन 40 साल है। साथ ही साथ दोस्तों और भी कई एक तरह से अवार्ड्स इन्होंने जीते हैं। उन अवार्ड्स के बारे में पूरी की पूरी लिस्ट है जो कि मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर ले। आज़ाद विश्वविद्यालय से ये ग्रेजुएट हैं और मुख्य रूप से ये एक अभिनेत्री है। साथ ही साथ 1986 से वर्तमान तक इस इंडस्ट्री में काम कर रही है। साथ ही साथ अमिन माधवी इनकी जीवन साथी है 2003 से 2013 तक। फिर इन्होंने डिवोर्स ले लिया और साथ ही साथ किस्टोन डोजी वोरकर से इन्होंने 2015 में शादी की और उनसे भी तकरीबन 2 साल बाद एक तरह से डिवोर्स ले लिया। अब नया बकरा ढूंढने की तलाश में है। मुख्य रूप से इनके माता पिता फहज फरहानी और साथ ही साथ इनके बारे में बेसिक डिटेल में बताता हूँ। फरहानी का जन्म ईरान के तेहरान में हुआ। वहाँ एक थिएटर निर्देशक अभिनेता वहजन फुरन और एक तरह से अफमीन रहन सिंह की बेटी के रूप में इनका जन्म हुआ। इनकी बहन अभिनेत्री सागिया फरहानी हैं और गोल्फिज ने 5 साल की उम्र में संगीत पियानो का अध्ययन शुरू किया और बाद में तेहरान ने एक संगीत विद्यालय में प्रवेश लिया। 14 साल की उम्र में उन्हें दारियन के एक तरह से महर जून की द पियर ट्री में प्रमुख भूमिकाओं के लिए कास्ट किया गया, जिसके लिए उन्हें तेहरानी में 16वें प्रेस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अंतर्राष्ट्रीय खंडन से सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए क्रिस्टल रॉक जीता। साथ ही साथ इनके बारे में और डिटेल में बताओ तो फरहानी ने एली के बारे में नाटक में अभिनय किया, जिसमें 2009 के ट्रेबल फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ चित्रण थे। साथ ही साथ दोस्तों इनके बारे में और जितनी डिटेल है वो सारी की सारी मैं आपको बताता हूँ। 2016 में फरहानी ने ब्राज़ील में मंच पर अन्ना केरियन की भूमिका निभाई और प्रशंसी समीक्षाएं प्राप्त की। उन्होंने निर्देशक जिम जॉनसन की अमेरिकन फीचर फिल्म। तो दोस्तों इसकी प्रोडक्शन कंपनी के बारे में बात की जाए तो एचपीयू द्वारा इसे प्रोडक्ट्स किया जा रहा है, एक तरह से प्रोडक्शन किया जा रहा है। साथ ही साथ इसी के साथ ये नेटफ्लिक्स पर आपको देखने को मिले। इसकी लेंथ के बारे में बात की जाए तो तकरीबन 166 मिनट, यानी एक तरह से मैं आपको बता दूं 160 मिनट से 170 मिनट के बीच में तकरीबन लेंथ आ रही है। साथ ही साथ इसे एक तरह से स्टोरी के बारे में बात की जाए तो एक्सटेंशन, जिसके अंदर पहले बताया गया था कि किस प्रकार से एक बच्चे को बचाने के लिए वो इंडिया के अंदर आता है, साथ ही साथ लड़ाई करता है, उस बच्चे को बचाता है।
और इसके अंदर भी वैसी कुछ स्टोरी आपको देखने को मिलेगी, किस प्रकार से लोगों की मदद करता है, उन्हें बचाने की कोशिश करता है, साथ ही साथ इसे एक मिशन पर भेजा जाता है। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ इसके बारे में और जितनी भी डिटेल है वो हम आपको बताएंगे। वीडियो को लाइक कर दें। अब हम इसके एक तरह से प्री प्रोडक्शन के बारे में, प्रोडक्शन के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हमने कई कैरेक्टरों के बारे में जान लिया था और कई सारी डिटेल मैंने आपको बता दी थी, और इसी बीच हम एक और कैरेक्टर के बारे में जान रहे थे जिनका नाम एक तरह से मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले हमारे कैरेक्टर थी एक तरह से गोल्सी फेत फरहानी। जी हाँ दोस्तों, इनके बारे में इनकी सारी चीज़ें हमने जान ली थी, और अब हम जानते हैं इनके बारे में। 1998 में इन्होंने एक तरह से सबसे पहले इनकी एक तरह से मूवी आई द पियर ट्री, जिसके अंदर मीटरल का इन्होंने रोल निभाया। साथ ही साथ 7 एक्टर्स है 2001 में आपको इनकी ये मूवी देखने को मिली, जिनके अंदर इनका प्रदर्शन बहुत ही गजब था। साथ ही साथ जैन मैन 2002, टू एंगल्स 2003 और स्नोवेयर हिल्स 2004। साथ ही साथ द फिश फेल इन लव। दोस्तों आप देख सकते हो कि जितनी भी मूवी थी सारी की सारी ब्लॉकबस्टर थी, क्योंकि इनके बैकग्राउंड सपोर्ट इनके माता पिता थे, इसलिए इन्हें मूवी मिलती रही और मूवी फ्लॉप पर फ्लॉप होती रही। लेकिन फिर भी 2006 में इन द नेम ऑफ द फादर में इन्हें एक तरह से उजागर किया और इनका नाम लोगों द्वारा पहचाना जाने लगा। साथ ही साथ सीरिया 2008, अबाउट एलिस 2009, साथ ही साथ ईडन और एक्सट्रोड गॉड एंड द किंग्स और टू फ्रेंड्स मुख्य रूप से 2015 में। साथ ही साथ द सॉन्ग ऑफ द स्क्रॉम और साथ ही साथ द स्पोर्ट जैसी कई मूवीज़ के लिए आपको जानने में आए। माय फादर्स एंड ड्रैगन 2022। साथ ही साथ एक्सटेंशन 2 आपको मुख्य रूप से देखने को मिली 2023 के अंदर। टेलीविजन के अंदर जीन लॉक 2018 से 2021 तक देखने को मिले। साथ ही साथ VTS 2021 से। साथ ही साथ अवार्ड्स की बात की जाए तो अभी टाइम फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2012, एशियन पैन की अवार्ड 2009, साथ ही साथ एशियन फिल्म अवार्ड 2013, साथ ही साथ 2008 चोटेन अवार्ड 2018, साथ ही साथ गोजेन अवार्ड 2012, जिसे कई अवार्ड इन्होंने एक तरह से प्राप्त किए। तो इनकी उपलब्धियों के बारे में और जानकारी मैं आपको देता हूँ। 2016 के अंदर मुख्य रूप से देखने को मिली। साथ ही साथ इसी के साथ इंडियन ओलियन क्रीम अवार्ड 2015, साथ ही साथ एरियन फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2008, कोर्जन अवार्ड 2008 जैसे कई अवार्ड इन्होंने जीते हैं। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ अगले कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं, जिनका नाम है एक तरह से एडम बेसा। जी हाँ दोस्तों, एडम बेसा इनका पूरा नाम है। एक फ्रांसीसी ट्यूनीसियन अभिनेता है और फ्रेंच और बॉलीवुड प्रस्तुतियों में उनकी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। द ब्लेड्स 2017 में, रेड मोशन कावा 2019 में और एक्सटेंशन में सेना याज कहन 2020 में और अमेजॉन प्राइम वीडियो श्रृंखला हाना में अभिनय निर्जीव के रूप में देखने को मिले। हरका 2012 में अपने प्रदर्शन के लिए उन्होंने 2012 में कान फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए इन्होंने अवार्ड जीता। साथ ही साथ और भी कई इनकी उपलब्धि है, सारे के सारे मैं आपको बताऊंगा। तो इनके बारे में बात की जाए तो इनका जन्म मुख्य रूप से 1992 में हुआ। आज इनकी उम्र 30 से 31 साल है। लास्को और मेरियट फ्रांस में हुआ। फ्रेंचाइजी और ट्यूशन मुख्य रूप से ये राष्ट्र के है और मुख्य रूप से एक अभिनेता है। 2010 से इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। बेसा का जन्म ग्रांस फ्रांस 1992 में हुआ। वे एक इतालवी ट्यूशन में माँ और एक ही ट्यूशन पिता के यहाँ हुआ। वे बेसन फ्रेंच, अरबी, अंग्रेजी, इतालवी बोलती हैं। बेसन ने लो स्कूल छोड़ने और सिनेमा के लिए अपने लंबे समय में चल रहे जुनून को आगे बढ़ाने का फैसला किया। उन्होंने मुख्य रूप से अभिनय पर कुछ किताबें खरीदी और खुद को पढ़ाना शुरू किया। उन्होंने जीन पेरमोज में अदर से अध्ययन किया 2011 से 2012 तक पेरिस में एक थिएटर स्कूल, लेकिन उन्होंने अनुभव पसंद नहीं आया और उन्होंने अभ्यास में जो कि प्रस्ताव किया गया था वह सिनेमाई था और उन्होंने बताया कि वह बहुत कम दिखाई देते थे, पर्याप्त रूप से अभिव्यंजक नहीं थे, इसलिए उन्होंने छोड़ दिए और एक रियल एस्टेट एजेंट के रूप में काम करने के लिए मार्शियन वापस चले गए। और फिर एक मछुआरा और उसका दूसरा जुनून, और कुछ समय बाद मित्र ने अपने एक लघु फिल्म में अभिनय करने के लिए कहा। उन्होंने 2010 में अपनी फिल्म की शुरुआत में ओलिवियर सेनाडो द्वारा निर्देशित ले ऑफ टर्न फ्रॉन में अभिनय किया। साथ ही साथ 2017 में उन्होंने सोफियन जामन
की द धंस में रेडन के रूप में अभिनय किया। फिल्म में उनके प्रदर्शन के लिए वह सबसे होनहार अभिनेताओं के लिए सीजन अवार्ड के लिए प्रतिस्थापन करने के लिए चुने गए और युवा अभिनेताओं में से एक थे, लेकिन उन्हें नामांकन नहीं मिला। साथ ही साथ बेशन द ब्लेड में अभिनय करने के लिए बाद में मिशन में एक मछुआरे के रूप में काम करने के लिए जारी रखे, क्योंकि वे पेशन पसंद नहीं करना चाहते थे। साथ ही साथ दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको बोलना चाहता हूँ वीडियो को लाइक कर दे। और 2020 में उन्होंने सेमन हारमैन द्वारा निर्देशित अमेरिकन युद्ध फिल्म एक्सटेंशन में सैनिक याजक कहन की भूमिका निभाई। वे आगामी सीक्वल एक्सटेंशन 2 में अपनी भूमिकाओं को फिर से रिपीट करते हुए दिखेंगे। 2021 में वे अमेजॉन प्राइम वीडियो श्रृंखला हांस के एक तरह से सीजन 3 और एपिसोड 5 में भी एबन नीरीज के रूप में दिखाई दिए थे। 2022 में उन्होंने हेशन हार्गन द्वारा निर्देशित अमेरिकन युद्ध फिल्म एक्सटेंशन में सैनिक याजक कहन की भूमिका निभाई। वे आगामी सीक्वेंस एक्सटेंशन 2 में भी भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं। 2022 के खुलासे में एक रूप से नियमित किया गया और मोस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए सीजन अवार्ड के लिए प्रतिनिधित्व करने के लिए पूर्व चयनित किए गए। साथ ही साथ इनकी फिल्मोग्राफी के बारे में बात की जाए तो सबसे पहले 2010 के अंदर ही आपको देखने को मिले ले रेपोर्ट होम हेमी। साथ ही साथ 2013 में लीशो मोर्टिस 2013, ऑफ साउंड बैंड 2015, टिन ब्लिस 2017, मोशल 2019, एक्सटेंशन 2020, साथ ही साथ हॉन्टेड कॉर्न 2021 और एरियोज 2022, हार्को ले पार्क ड्यू पासिंग एक्सटेंशन 2 और मदर हॉट। ये एक तरह से 2023 में मदर हॉट में भी देखने को मिले थे और एक्सटेंशन 2 के बारे में हम जान ही रहे हैं। मुख्य रूप से शॉर्ट फिल्म के बारे में बात की जाए तो इन्होंने अपने करियर में ले स्टेंगन 2014 में शॉर्ट फिल्म की और इलिस स्पॉन टाउन सुमेरियन में 2015 में की। साथ ही साथ टेलीविजन्स की बात की जाए तो जॉन प्रिस गॉर्डन एंगल्स 2011, एमिस सोल्टन 2020 और हैनन जैसी 2021 की मूवी में अभिनय किया। 2022 में इन्होंने सैनी चिली हॉर्न्स फिल्म में फेस्टिवल में अपना अवार्ड जीता। साथ ही साथ पेरिस फिल्म सर्किट एसोसिएशन अवार्ड इन्होंने जीता। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं रूसो भैया के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इनके बारे में मैं पूरी डिटेल एक तरह से करते हुए सारी की सारी जानकारी आपको दूंगा। जोसन रूसो, एक तरह से एंथनी लूसो, इनके बारे में हमने जान लिया था यानी सॉरी। और साथ ही साथ ये इस मूवी के अंदर भी आपको बेस के अंदर भी देखने को मिले, स्टारिंग के अंदर भी देखने को मिले थे। साथ ही साथ अब अगले एक तरह से कास्ट के बारे में जानते हैं, जिनका नाम है एक तरह से ओल्गा कुर्लेगा, ओल्गा कोस्तुतिन्या कुर्लोगो। जी हाँ दोस्तों, ये एक तरह से यूक्रेनी नाम है, थोड़ा आपको अटपटा लग सकता है। इनका जन्म 14 नवंबर 1980 को हुआ। एक यूक्रेनी और फ्रेंच अभिनेता के रूप में इन्हें जाना जाता है। बॉस्टन में जन्मे और साथ ही साथ इनका पालन पोषण भी वहीं हुआ। मॉडलिंग करियर बनाने के लिए 16 साल की उम्र में पेरिस चली गई। 2005 में अपना अभिनय करियर शुरू करने के बाद उन्होंने एक्शन थ्रिलर हेलमेट 2007 में अपनी सफल फिल्म भूमिकाएं निभाई और उन्हें जेम्स बॉन्ड फिल्म एक वन ऑफ द सोलन में बॉर्डन गर्ल्स केमिन मोड के रूप में पहचान मिली। 2008 में वे सुपर हीरो फिल्म ब्लैक विडोज 2021 में टास्क मास्टर के रूप में देखने को मिली। साथ ही साथ इनके बारे में और डिटेल बताया तो इनका जन्म 4 नवंबर 1980 को हुआ। आज इनकी उम्र 43 साल है। बॉडियंस एक तरह से यूरोपियन में इनका जन्म हुआ। मुख्य रूप से ये यूरोप एक तरह से में रहती है और 2001 में इनका जन्म हुआ। मुख्य रूप से ये एक अभिनेत्री हैं और इस इंडस्ट्री में 1995 से वर्तमान तक काम कर रही हैं। सेडियन बैन होलोस मुख्य रूप से 2000 से लेकर 2004 तक इनके जीवन साथी रहे हैं और फिर इसी के साथ इन्होंने तलाक ले लिया 2006 से 2007 तक डेमियन कॉर्पिन्स और अब नया बकरा ढूंढने की तलाश में है। इन्होंने टेरिन मालिक की टू द वंडर 2012, मार्टिन मैकडॉन्स की डार्क कॉमेडी 7 स्क्रॉल्स 2012 और साइंस फिक्चर फिल्म ऑर्बियस 2013 में मारमोड ब्रिचन राजनीतिक व्यंग्य और द टेंटी ऑफ स्टेन 2017 में अपने अभिनय के लिए जानी जाती हैं और टेरियन क्लिस की द मैन हु किन डॉन क्यूटन 2018 नेटफ्लिक्स श्रृंखला
देशद्रोह 2012, साथ ही साथ और भी कई एक तरह से देखने को मिली हैं। यूक्लोन का जन्म बेडियस यूरेक एसआर समेत संघ में हुआ और उनके पिता कोस्टन यूक्रेन हैं और उनकी माँ एरियन एल्ब्रोजो की एक कला सिखाती है, यानी एक तरह से डांसर हैं। साथ ही साथ जब वह 3 साल की थी तो उनके माता पिता का तलाक हो गया और उनकी परवाही और उनकी अकेली माँ ने की। इनके बारे में और डिटेल में बताओ तो कुल्लॉग 15 साल की उम्र में अपने मूल निवास बोर्डेन में मास्को चली गई। 16 साल की उम्र में वह पेरिस चली गई। 1986 में उसने पेरिस प्रीस मेडिकल मॉडर्नाइजेशन में अपना अनुभव पर हस्ताक्षर किया, जहां वह अपने प्रचारक वेलेस रेशन में मिली। साथ ही साथ अगले वर्ष 2018 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुकी थी। वह बोर्गन में एलियन पत्रिका कवर में दिखाई दी और 1998 में वह फैचर राइस एलियन के गायक फोर्डन संगीत वीडियो में भी देखने को मिली। 2003 में सील के संगीत वीडियो लैग एंड डिवाइस में देखने को मिली। साथ ही साथ उन्हें मैक्सिकन पत्रिका में अमेरिकन संस्करण के दिसंबर 2008 के अंक में कवर पर मैक्सिकन और यूके संस्करण में फरवरी 2009 के अंक कवर में चित्रित किया गया। यूक्रेन में बोर्डेन में मेयर 2008 की शुरुआत में उनके नाम पर एक सड़क नामकरण का सुझाव दिया गया था और उनकी मां रास्ते विक्टर योसन परिवार के देश के घर में यूक्रेन की प्राथमिक महिला केटरन में जन्म ली। फिल्म की शूटिंग 2010 के पतन में बोस्टन वॉल्बर में हुई और ओल्बियस में भी दिखाई दी, जो कि डॉन क्रेज अभिनेता जोसन फ्लेन द्वारा निर्देशित एक साइंस फीचर फिल्म थी। कुल्रेना जासूस थ्रिलर नंबर मैन में एलियन फ्रेंचन की भूमिका निभाई और 2014 में कुलरेग और रेशन को साथ ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म द वॉन्टर ड्वाइन में अभिनय करने के लिए जाना जाता था। बाद में उन्होंने मॉर्मन मारा और द वेव ऑफ साइसन जैसी फिल्मों में भी अभिनय किया। 2017 में वे मार्लोड ईचू की राजनीतिक व्यंग्य फिल्म द डेथ ऑफ द स्टीन में सोबिन बोर्तन मॉरियन युद्ध की रूप में दिखाई दी। फिल्म का महत्वपूर्ण सफलता थी और इसमें स्टीफन बुसेन और साइमन रेसन बिल और जेसन स्टान, माइकल पोन और जेफी टेमन ने भी अभिनय किया था। 2011 में उन्होंने एक्शन थ्रिलर फिल्म सेंटिंग में अभिनय किया और उसी वर्ष उन्होंने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स MCU की फिल्म ब्लैक विडो में एंटोन ड्रैक और टोस्कन की भूमिका निभाई। अक्टूबर में उन्हें डॉक्टर जॉनथन के साथ कॉमेडी हिस्टन फिल्म हाई हिट में कास्ट किया गया। मैं दोस्तों यही कहना चाह रहा हूँ आपसे, वीडियो को लाइक कर दे यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है। साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर दे। कुलरेन ने 2001 में फ्रांस से थी एक तरह से फ्रांसीसी नागरिकता रूप में प्राप्त किया। साथ ही साथ इसी के साथ इन्होंने अपने व्यवसायिक निर्णय और यूक्रेन पासपोर्ट के साथ यात्रा करने पर वीजा के बिना फ्रांसीसी पासपोर्ट की यात्रा करना में असमर्थ थी। साथ ही साथ 24 फरवरी एक से 2022 को यूक्रेन रूसी आक्रमण के दौरान यूक्रेन युद्ध का हिस्सा है और उसे यूक्रेन के लिए समर्थन व्यक्त किया था। फिल्मोग्राफी के बारे में बात की जाए तो इनकी फिल्मोग्राफी 2005 में लोरो लेरचिन देखने को मिली। आरबाहीना आपको थोड़ा समझ नहीं आएगा इसलिए मैं स्किप भी कर रहा हूँ इसे। और ए परफेक्ट डे जिसके अंदर ये एक तरह से ऑल वर्ल्ड वाइड जिन्हें रिलीज़ किया गया उन मूवीज़ के बारे में मैं बता रहा हूँ। ए वाटर ड्रिवर, साथ ही साथ गेन इसेन, द मैन हू किलर डोंट क्यून, साथ ही साथ द रूम, साथ ही साथ ब्लैक वार्डन, साथ ही साथ हाई हेयर एक्सटेंशन टू एम्पायर ऑफ द डीप 2024। साथ ही साथ टेलीविजन की बात की जाए तो लैरगॉन विंच 2001 और भी कई मूवीज़ में ये आपको देखने को मिली। मैंने सिटी 2012 से 2013। साथ ही साथ अवार्ड्स के बारे में बात की जाए तो 2005 से 2008 में ये बॉर्किंग इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल शोतिन अवार्ड 2008 और एम्पायर अवार्ड 2009, बोस्टन एसोसिएशन ऑफ फिल्म सेटिन अवार्ड, सेंट डिजन फिल्म कार्टिन अवार्ड भी इन्होंने जीता। साथ ही साथ मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि इस एक तरह से कैरेक्टर के बारे में भी सारी डिटेल हमने जान ली है और अब तकरीबन 2 से 3 कैरेक्टर बचे हैं जिनके बारे में भी हम जान लेंगे। और साथ ही साथ आपको और भी किसी मूवी या सीरीज़ की एक्सप्लेनेशन चाहिए हो, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, किसी भी लैंग्वेज की वो सीरीज मूवी हो, आपको सिंपली हमारे
इस यूट्यूब चैनल पर आना है, इसके कमेंट बॉक्स में जाना है, किसी वीडियो पर क्लिक कर कर और उस सीरीज या मूवी का नाम लिख देना है, जिसकी भी एक्सप्लेनेशन या रिव्यू चाहिए, हम उस पर डेफिनेटली वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि वो भी इसे देख सकें। तो हम कैरेक्टर के बारे में जान लेते हैं। डेनियन बर्नहार्ट एक स्पेन अमेरिकन मॉडल और मास कलाकार है। बर्नन बॉस्टन सेकेंड नेशनल कुमार 1986 में प्रमुख भूमिकाओं में अपने अभिनय की शुरुआत की। वह इसके 2 सीक्वल्स में दिखाई दी, फ्यूरर वॉर 1997 में, टू वेजन 1987 और जी मॉडल कॉन्स्टेंट 1999। साथ ही साथ द मैट्रिक रिलोड 2003 में एजेंट जॉनथन के रूप में दिखाई दिए और 2005 में द कटर में चक नॉर्सन की भूमिका में दिखाई दिए। 2013 में उन्होंने पार्कल 2013 और जेंट स्टैन के साथ अभिनय में वापसी की और द हंगर गेम्स कैचिंग फायर में 2013 में केमियो में जिला 9 में एक पुरुष श्रद्धांजलि के रूप में लौटे। उन्होंने केमियो में 9 से अधिक पुरुष की श्रद्धांजलि के रूप में लौटे। साथ ही साथ सितंबर 2020 में वह घोषणा की इन्होंने कि वह बर्नहार्ट मैक्टिन फ्रंट में एजेंट जॉनथन के रूप में मैक्टिन भूमिका को दोहरा रहे हैं। हालांकि उनके दर्शकों को अंतिम फिल्म से कास्ट किया गया। फिल्मोग्राफी इनकी ब्लड स्पॉटर सेकेंड नेटन कमांड 1986 और लाइब्रेरी 2003 और साथ ही साथ जीवन 2011, साथ ही साथ द हंगर 2013 और ट्रम लाइट 2016। साथ ही साथ और भी कई भूमिकाओं में ये देखने को मिले। साथ ही साथ मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही साथ मैट्रिक पूर्तन 2021 एक्सटेंशन 2, साथ ही साथ टेलीविज़न के अंदर ये आपको बैरिन 2019 में देखने को मिले। साथ ही साथ मैं ये कहता हूँ कि दोस्तों इस कैरेक्टर के बारे में भी जितनी डिटेल हो सकती थी मैंने बताई, और अब हम और भी जो कैरेक्टर है उन सभी को कवर करने वाले हैं। अगले जो कैरेक्टर है एक तरह से इद्रीस एल्बा के बारे में सारी डिटेल जानेंगे। आप वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही साथ इद्रीस एल्बा इनका पूरा नाम है और मुख्य रूप से 6 सितंबर 1972 को इनका जन्म हुआ। एक अंग्रेजी अभिनेता और डीजे हैं और लंदन में राष्ट्रीय युवा संगीत थिएटर भी ये चलाते हैं। एक मुख्य रूप से पूर्व शिक्षक और इन्हें HBO श्रृंखला द वॉयर्स 2004 के लिए जाना जाता है, जिसके अंदर ये रोल निभाते हुए नज़र आए थे। साथ ही साथ इनका एक तरह से एक्टिंग भी बहुत ज़बरदस्त थी। यदि आपने सीरीज़ देख ली हो तो एक प्यारा सा कमेंट कर दे और इनकी परफॉर्मेंस नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ ही साथ लूथर 2010 से 2019 में देखने को मिले और साथ ही साथ मेंटल लॉस वो ट्यू फिट है 2013 में। इन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का लिए गोल्डन ग्लोबल अवार्ड भी जीता और उत्कृष्ट से लीड अभिनेता के लिए प्राइम टाइम एमी अवार्ड के लिए 4 नामांकन प्राप्त किए, जिनमें से एक इन्होंने भी जीता था। साथ ही साथ इनके बारे में बेसिक डिटेल बताया तो इंद्रास एल्बा इनका पूरा नाम है और 6 सितंबर 1972 को जन्म है और आज इनकी उम्र तकरीबन 50 साल हो चुकी है। लंदन इंग्लैंड में रहते हैं। इनका नया नाम डीजे बेगे ब्रास और इद्रिस है। मुख्य रूप से यूनाइटेड किंगडम से लियोसो में ये सेट है एक तरह से रहते हैं और मुख्य रूप से ये अभिनेता यूनाइटेड किंगडम के हैं और साथ ही साथ एक अभिनेता, निर्माता, डिस्ट्रिक्ट जॉर और रैपर और साथ ही साथ सिंगर भी हैं। यानी कि एक तरह से आप इन्हें ऑलराउंडर कह सकते हो। साथ ही साथ मुख्य रूप से फिल्मोग्राफी डिस्कोग्राफी में भी ये काम करते हुए नजर आए हैं और इनके जीवन साथी के बारे में बात की जाए तो हैनी नॉरगढ़ 1999 में इन्होंने शादी की, 2003 में तलाक ले लिया और इसी के बाद सोना निको हैमली से 2006 में इनका जन्म हुआ और 2006 में इन्होंने उनसे तलाक ले लिया। और इसी के साथ साथ मैं आपको बताऊं तो हाल ही में इनकी पत्नी है एक तरह से 2019 में इन्होंने शादी की सबरी धोरवे से और अभी तक इनकी पत्नी है और देखते हैं कब तक ये एक तरह से पति पत्नी बने रहते हैं और कब तलाक होता है। मुख्य रूप से इनके 2 बच्चे हैं और मुख्य रूप से इनकी एल्बम पॉलपन 7 वॉल्स है। साथ ही साथ एक अमेरिकन गैंगस्टर 2007 में ये आपको देखने को मिले और वेस्टर्न 2009 और प्रोपेरियन 2012 में दिखाई दिए। इन्होंने थोर 2011 से
शुरुआत करते हुए मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स MCU में हेलमेट चित्रण किया और DC एक्सटोर्ड यूनिवर्स में द सुसाइड स्क्वाड 2011 में ब्लड स्पॉट किया। इन्होंने फेमस रिमी 2013 और विस्टन ऑफ द नेशन 2015 में अभिनय किया। साथ ही साथ गोल्डन ग्लोब और बास्टन नामांकन भी प्राप्त किया। साथ ही साथ मोलन गेम 2017 में मुख्य रूप से देखने को मिले। इनका प्रमुख भूमिका रूफन ब्रुक और एल्बा जॉनसन और द जंगल बुक और फाइंडिंग डोरी 2016 जैसे सोनियन द हेड गॉड 2002 2012 और विभिन्न पात्रों की आवाज़ में देते हुए नजर आए। इन्होंने अपने निर्देशन की शुरुआत याडी 2018 से की। तो दोस्तों इस मूवी के अंदर सिनेमेटोग्राफी जो की गई है वो एक नंबर है और वीएफएक्स भी बहुत ही ज़बरदस्त देखने को मिले हैं। साथ ही साथ आप यदि इसे देखोगे तो वीकली वाइज ये नंबर 1 ट्रेंडिंग में आने वाली है। नेटफ्लिक्स मूवी के सेक्शन में जाकर यदि आप देखोगे तो 5 से 6 दिन के अंदर वहाँ पर ये अपडेट हो जाएगी, क्योंकि वीकली वाइज जैसे अपडेट आती है सारी की सारी चीज़ें अपडेट होती रहती है। साथ ही साथ लोगों का इसे अच्छा खासा रिस्पॉन्स देखने को मिला है। तकरीबन अभी एक तो सुबह ये रिलीज़ हुई है, तकरीबन 10 मिलियन का आंकड़ा पार हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, इतनी बेसब्री से लोग इंतज़ार कर रहे थे। और आप में से कितने लोग इसे देख चुके हैं, इसका फर्स्ट पार्ट देख चुके हैं, नीचे कमेंट कर दे। साथ ही साथ दोस्तों यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर दे, ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज़ है उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। साथ ही साथ और भी किसी सीरीज या मूवी के बारे में आपको डिस्कशन करना हो या जानकारी एक तरह से चाहिए तो आप नीचे हमारे कमेंट बॉक्स में आइए और एक प्यारा सा कमेंट कर दें, हम उस पर डेफिनेटली वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों इसके बारे में कुछ सही सारी कुछ डिटेल हमने जान ली थी। अब इसके जो कास्ट है उनके बारे में थोड़ी डिटेल हम जानते हैं। कास्टिंग के बारे में जो कुछ होगा वो मैं एक एक कर कर आपको बताता हूँ। तो दोस्तों इसी के साथ हम इनके बारे में और कई डिटेल है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ ही साथ इनके एक तरह से कई सॉन्ग भी है जिनके बारे में बताया गया। द सुसाइड स्क्वाड 2011 इनकी फेमस मूवी थी और पॉप एंड ट्रिपल 2013, बिट्स ऑफ नो नेशन 2015। साथ ही साथ गोल्डन ग्लोबल बास नामांकन के लिए मिलियन गेमन 2017 मिला। उनकी अन्य प्रमुख भूमिकाओं में से 3 पश्चिम फिल्म द हार्टर द पोल 2021 वुफन बम और एल्बा ने जुटिन द जंगल बुक और फाइटिंग भी पात्रों की आवाज़ दी। उन्होंने अपने निर्देशन में शुरुआत में याडी 2018 से की और अभिनय के अलावा एल्बम उपनाम डीजे बिंग ड्रासिया इद्रीस के तहत एक डीजे के रूप में R&B गायक के रूप में प्रदर्शन करते हुए नजर आए। 2016 में उन्होंने दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोगों में टाइम 100 की सूची में एक तरह से नामांकन किया गया और फिर इसी के साथ मई 2019 तक उनकी फिल्म में वेस्टवे बॉक्स ऑफिस पर $9.8 बिलियन से भी अधिक कमाई की। उसमें उत्तरी अमेरिका में $3.6 बिलियन से भी अधिक की कमाई शामिल थी, जहां वे सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली शीर्षक 20 अभिनेताओं में से एक बन चुके थे। साथ ही साथ इद्रिस अनुका एल्बा का नाम मुख्य रूप से 6 सितंबर 2001 से में इनका उजागर हुआ और 6 सितंबर 1972 को हेल्किन मेलंदर बोरेंस के अंदर विस्टर्न एल्बम और एशियन लीगॉन क्रूस युवा और फोर्डेन संयंत्र के रूप में इन्हें जाना गया। एक धनान की महिला के यहाँ हुआ और इनके माता पिता की शादी सीएन लियोर में हुई थी और उन्हें बाद में लंदन चले गए और बाकी परिवार हैकन एट हेमन हुए। एल्बा में सामूहिक रूप से बॉल्गिंग और डेल्कन कॉलेज में भाग लिया और इसी के साथ 1988 में स्कूल छोड़ दिया और 1500 पाउंड फीस अनुनाद के बाद राष्ट्रीय युवा संगीत थिएटर में एक स्थान हासिल किया। साथ ही साथ इसी के साथ इनकी परफॉर्मेंस उस समय बहुत अच्छी रही, लोगों द्वारा इन्हें पहचाना जाने लगा। साथ ही साथ इसी के साथ इन्होंने अपने करियर का स्टार्टअप किया और टेलीविज़न भूमिकाओं में ऑडिशन देना चालू कर दिया और इसी के साथ इनकी सबसे पहले एल्बा की पहली अभिनय शुरुआत माइक्रोज एक आत्या पूर्णियाती में थी। 1994 में वे BBC के बच्चों के नाटक द ब्रू स्टीन बेड में दिखाई दिए। 1995 में उन्होंने अपनी पहली महत्वपूर्ण भूमिका 1990 के दशक में इंग्लैंड में स्थापित एक मेडिकल ड्रामा बैम्ब्रे नामक एक श्रृंखला में दिखाई। उन्होंने सीजन 1 के एक एपिसोड में एक केंद्रीय किरदार निभाया और चार्ली कार्टर नामक एक अफ्रीकन छोटे चोर और जिसने
अपनी पत्नी को बचाने के लिए जन्म में खो दिया था और उसे पता लगाने में लग चुके थे। वे अपने नवजात बेटे का समर्थन कैसे करते हैं। उनकी पहली नामांकन भूमिका 1995 में आई और जब उन्होंने एल्बो स्वेट के सेक्स एपिसोड में जीगोन के रूप में कास्ट किया। ब्रिटेन में टेलीविजन पर कई सहायक भूमिकाओं का पालन किया जिसमें द बिल्स और जैसी श्रृंखलाएं शामिल थी। रूदी रेडरन रहस्य और वह बिल और जैसे सैमुअल श्रृंखलाओं में भी देखने को मिले। रूथन रेलेस वे सॉप ऑपरा फिल्मिंग ऑफरेड के कलाकारों में शामिल हो गए और टेलीविजन धारावाहिक में एल्ब्रोड और बाद में फैंड्रीज फील्ड में दिखाई दिए। इसके तुरंत बाद उन्होंने न्यूयॉर्क शहर जाने का फैसला किया और वह अभी भी एक टेलीविजन भूमिकाओं के लिए इंग्लैंड लौट आए, जैसे कि स्पेक्टर नील की मिस्ट में एक तरह से 2011 में एल्बा न्यूयॉर्क शहर में ट्रांसपोर्ट और क्रेडिन के मंच में निर्माण एल्बिस की भूमिका निभाते हुए नजर आए। साथ ही साथ दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगा, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देंगे। 1987 में उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई। साइलेंट वीटेन में श्रृंखला टू पीशन के रूप में एक छोटी भूमिका निभाई और लो एंड ऑर्डर में 2001 के एपिसोड में एक सहायक मॉडर्न के बाद एल्बा ने 2002 की HBO नाटक श्रृंखला द वायर्स में एक अभिनय भूमिका निभाई। 2002 से 2004 तक एल्बा ने श्रृंखला में रेशन स्टीन बेल और चित्रित किया। शायद संयुक्त राज्य अमेरिका में उनकी सबसे प्रसिद्ध भूमिका थी। 2005 में उन्होंने रावडी रानियस के बारे में एक HBO फिल्म अभी भी 1 अप्रैल कप्तान ऑर्गिन में मुर्गिन को चित्रित किया। एल्बा ने 2007 में BT स्पेशल ब्लैक मैन ट्यूजडे में दिखाई दिए। साथ ही साथ श्रृंखला का प्रीमियम आपको 30 मार्च 2008 को इंस्टीन संडे में देखने को मिला और 6 मिलियन से भी ज़्यादा दर्शकों ने 67% दर्शकों की हिस्सेदारी के साथ एक तस्वीर का स्टार्टअप किया। जनवरी 2009 में वेनस्टाइन ने बताया कि एल्बा NBC के द ऑफिस के अंडरविली क्षेत्रीय प्रभाई मैकन स्टोन और निर्देशित चार्ल्स माइन की भूमिकाओं में निभाते हुए नजर आ रहे हैं। एल्बा बाद में 2009 के सीजन के साथ साथ सीजन के एसमैन में 6 एपिसोडों की कहानी में आर्क में दिखाई दिए और रा में प्रमुख भूमिका निभाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया जो उन्हें 2018 में प्रसारित हुई। वह 2010 में सोइट बिग सी में प्रमुख भूमिकाओं में देखने को मिले। वे 2018 में सोइट के द बिंग्स सी में दिखाई दिए और वह मुख्य रूप से 6090 में गोल्डन ग्लोब अवार्ड और 15 जनवरी 2012 को प्रसारित एल्बा में BBC अपराध थिएटर श्रृंखला में लूथर पर अपनी भूमिकाओं के लिए टेलीविजन के लिए बनी श्रृंखला में मिनी सीरीज एनिमेशन पिक्चर में अभिनेता के रूप में प्रस्तुत हुए। अप्रैल 2018 में ये घोषणा की गई कि एल्बा को नेटफ्लिक्स कॉमेडी श्रृंखला टर्न अप चार्ली में चार्ली के रूप में कास्ट किया जाएगा। इसका प्रीमियम आपको 15 मार्च 2019 को होते हुए मिला। एक सीजन के बाद इसे रद्द कर दिया गया। उन्होंने आध्यात्मिक कॉमेडी इन द लॉज रन में भी बनाया और अपना अभिनय किया। 2007 में एल्बा ने फिल्मी डेविड ट्रिकल्स की भूमिका निभाने के लिए साइन इन किया और मॉर्टिन की भूमिका निभाते हुए एक एल्बन कोन और मैर्किन जो कि अपने बच्चों की कास्टिंग हासिल करने में मदद करने के लिए एक वकील के प्यार में पड़े थे और रिश्ते में उसकी कास्टिंग की उम्मीद में खतरे में पाते हुए नजर आए। अपनी पूर्व एक तरह से पत्नी की वापसी से वह 28 की लेटर 2007 में देखने को मिले और द किस्मत 2007 में दिखाई दिए, जिसमें 2007 में बॉक्स ऑफिस पर लगभग 50 मिलियन कमाए। 2008 में उन्होंने हॉरर फिल्म प्रोम नाइट एंड द ग्राइची में अभिनय किया और लंदन गैंगस्टर फिल्म रॉकेट रोलर 2009 में उनकी डरावनी फिल्म द एनब्रोन में अभिनय किया और जूनी एक थिएटर जिसमें उन्होंने पोलैंड के सामने कास्ट किया था बाद वाला बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं रहा, जिसने शुरुआती सप्ताह में 29 मिलियन की कमाई की। एल्बा की अगली फिल्म लिकॉन 2010 आपको देखने को मिली जो कि ठीक ठाक प्रदर्शन करते हुए नजर आई, जिसमें उन्हें एक आर्था कॉलेज सैनिक का किरदार निभाया जो कि पूर्व यूरोप में एक असफल मिशन के बाद ब्रुकिन लौट रहा है जहां उसने प्रतिशोध की तलाश में एक यात्रा शुरू की है और उन्होंने सिल्वेट वाइट के निर्देशन में चार्ली एटेन में लॉस एंड डार्क पर्सन का रूपांतरण भी किया। रोकर की भूमिका एक ब्लैक आउट स्टीन की दूसरी एक कमांड पर एक सरकारी के खिलाफ बदलाव लाने के लिए उनकी गलत किया और फिल्मांकन यूटेन रीक में हुई। फिल्म अप्रैल 2010 में
रिलीज हुई और एल्बा थिएटर ट्रैक 2010 में दिखाई दिए और उन्होंने कैटथॉन ब्रोथन की फिल्म थोर 2011, साथ ही साथ इसी नाम की मार्वल कॉमिक सुपर हीरो पर आधारित हैंड मोड की भूमिका निभाई। साथ ही साथ अगस्त 2010 में एल्बा ने जेम्स पेरेट की एल्गन क्रॉस और फिल्म फीचर में रिबोन में शीर्षक चित्रित को चित्रित करने के लिए साइन इन किया। हालांकि फरवरी 2021 में वे टायर पेरीपा द्वारा बदल दिए गए और घोस्ट राइडर रिस्टीन ऑफ द वेंचर 2011, घोस्ट राइडर 2007 की अगली कड़ी में एल्बा ने एक शराबी युद्ध ब्रिज की भूमिका निभाई जिसमें शीर्षक चित्रण खोजने का काम सौंपा गया। फरवरी 2012 में एल्बा ने पुष्टि की कि वह विलन मॉडल लॉस कॉन और फ्रीडन में नेशनल मैडन की भूमिका निभाएंगे। और फरवरी 2012 में एल्बा ने पुष्टि की कि वह मिलर फोर्डल लॉग और वह फिटेस में नेशनल बॉडी की भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं। और जून 2012 में एल्बा ने रिटेड ऑफ ऑथन में कप्तान चैनल की भूमिका निभाई। वह स्टेकन 410 की भूमिकाओं में फिल्मांकन फैशन रिवन 2013 में कलाकारों में शामिल हुए। उन्होंने 2013 में थोर एंड द डार्क वर्ल्ड में हैंडमेड में रूप में अपनी भूमिका दोहराई और जनवरी 2014 में उन्होंने पुष्टि की कि वह लूथर में एक फिल्म रूपांतर में अभिनय करेंगे। नो गुड डीड में तामसेन पौरान रियस के रूप में अभिनय करते हुए नजर आए। और साथ ही साथ दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। 2015 में एल्बा सुपर ब्लॉकबस्टर एवेंजर एज ऑफ द अनटोल्ड में हेलमोट के रूप में दिखाई दिए जो कि जॉन वैटन का निर्देशन में थी। एल्बा ने फिल्म बीस्ट ऑफ द नो नेशन में अब्राहम फॉर्ड के रूप में अभिनय किया। साथ ही साथ इसी के साथ 2016 में उनकी कई आवाज़ भूमिकाएं देखने को मिली। डिज्नी की जूटियस में केपन पुलिस प्रमुख के रूप में आवाज़ देते हुए नजर आए। द जंगल बुक 2016 में एक शेर खान के रूप में अपनी आवाज़ देते हुए नजर आई। इसी नाम की एनिमेटेड 1987 की फिल्म एक लाइव एक्शन रूपांतरण था। पिक्चर फैंडोरा प्रमुख में देखने को मिले और फाइंडिंग नीमोस 2003 में अपनी भूमिका दोहराते हुए नजर आए। 2017 में उन्होंने स्टीफन फी के फिल्म अनुग्रहण द डार्क टावर ऑफ द रोड स्पॉन में भूमिका निभाई जो फिर एक तरह से जोसेफ चेस्टन के साथ द ऑल्टन बीटन अस और ओरन ऑस्किन के निर्देशन में पहली मॉर्मन गेम में अभिनय किया। 2019 में एल्बा ने फास्ट एंड फ्यूरियस प्रोजेक्ट हॉप एंड द शो में फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइजी की स्पिन ऑफ खलनायक के रूप में भूमिका भी निभाई। 2011 में एल्बा ने भाड़े के व्यक्ति के चित्रण में रॉबर्ट एल्बन और जेमा गान की द सुसाइड क्विड में एल्बस्टाइन की भूमिका निभाई। वे 2007 में अपनी पैरामाउंट के लिए स्वयं शीर्षक एक श्रृंखला में भूमिकाओं के फिर से दोहराते हुए नजर आ रहे थे। एल्बा फोल्टन जो 2002, एंजी स्टोन 2004 और साथ ही साथ और भी कई भूमिकाओं में रैपर गिम्स 2010 के संगीत वीडियो में भी दिखाई दिए। साथ ही साथ उन्होंने जेवे की एल्बम अमेरिकन गैंगस्टर 2007, जुलाई 2009 में एल्बा BIT की वर्तमान श्रृंखला राइजिंग कॉन के रूप में DJ में दिखाई दिए। साथ ही साथ 2011 में उन्होंने फॉरेंस मौत में एल्बा वार के चित्रण के लिए प्रदर्शित किए गए। अगले वर्ष उन्होंने लव ऑफ द लाइट के लिए मार्फोन एंड द सुशी वीडियो में एक संदर्शन किया और 2017 में उन्होंने मीशो द एयरपिन सोल और म्यूजिक का निर्माण किया जो कि 19 अगस्त 2014 को VHI की शुरुआत में था। एल्बा ने न्यूशन फील्डिंग और सॉर्जी फिल्जन पैड में भी अभिनय किया जो कि उस समय ठीक ठाक चलते हुए नजर आए। और 2020 में कनाडा R&B की गायक एम्बलूथ के रूप में अपनी स्टार्टिंग की कोविड-19 महामारी से निपटने के बाद एल्बा को वीडियो में रचनात्मक निर्देशक के रूप में श्रेय दिया गया। 13 फरवरी 2021 को एल्बा ने ऑस्ट्रेलियन राष्ट्रीय युवा प्रसारण ट्रिप पे मिस ऐप के रूप में एक अंतिम डिजाइनिंग मिशन का प्रदर्शन किया और 30 सितंबर 2021 को एल्बा ने घोषणा की कि वह ऑस्ट्रेलिया पॉप रॉक डूल लाइट और कोडिंग के साथ कोडिंग एल्बम के शीर्षक में एक सहायक EP में देखने को मिले जो कि 14 जनवरी 2022 को जारी करते हुए नजर आए। अक्टूबर 2014 में एल्बा ने BBC रेडियो 2 ETN में मुख्य भूमिका निभाई। जनवरी 2016 में एल्बा ने स्क्रीन पर विवादित की कमी के चिंतन के साथ अपनी चिंता जताई। साथ ही साथ इनके बारे में और डिटेल में आपको बताता हूँ। कॉलम्ब्रियड रिवॉर्ड 28 अगस्त 19 एक तरह से इन्होंने जीता 2019 में। साथ ही साथ इनके अवार्ड्स भी मैं बताऊंगा। फिल्मोग्राफी के बारे में बात कर लेते हैं।
वन लव, थोर, प्रोटन, जंगल बुक, द डार्क वर्ल्ड और सोनिन द ग्रेजन, द एनिमल, द थ्री स्टोन्स। और डिस्कोग्राफी भी बहुत ही ज़बरदस्त है इनकी। आप कोई भी मूवी देखो इनकी, जैसा कि बिग मैन देख लीजिए आप, हाई क्लोज और वीरा एरियस, वो भी बहुत ही ज़बरदस्त थी। तो दोस्तों फाइनली इनके बारे में भी सारी डिटेल और अवार्ड्स थोड़े मैं बता देता हूँ। 2014 में MOBC प्रेरणा अवार्ड और 50वां टाइम आउट पत्रिका अवार्ड इन्होंने जीता। और 100 सबसे ज़्यादा एक तरह से प्रसिद्ध लोगों में से इनका नाम भी आया। और इनकी मूवी एक रिकॉर्ड तोड़ कमाई करने वाली भी थी, जिसने कि 9.8 बिलियन दोस्तों रिकॉर्ड तोड़ा था। तो दोस्तों बस अब मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि सारी कुछ डिटेल मैंने बता दी है। हमारे चैनल पर इस टॉपिक पर एक्सटेंशन 2 पर 2 वीडियो है, एक अभी ये वाली और एक पहले भी है। आप दोनों को देख लीजिए, बिल्कुल सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी, स्टोरी फर्स्ट की, सेकंड की। और फर्स्ट की स्टोरी हमने पिछले वाले पार्ट के अंदर एक्सप्लेन कर रखी है, उसे जाकर आप देख सकते हो। साथ ही साथ अब मैं यही कहना चाहूँगा, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हो तो हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने इस मूवी के बारे में बात की। ये हाल ही में रिलीज हुई है नेटफ्लिक्स पर। इसके प्री प्रोडक्शन, कास्टिंग, रिलीजिंग और जितनी कुछ डिटेल और अपडेट थी सारी की सारी मैंने आपको बताई। साथ ही साथ इसी के साथ हमने इसके कास्टिंग के बारे में जितनी कुछ डिटेल थी सारी की सारी मैंने बताई। सिनेमेटोग्राफर, एडिटर, सब कुछ डिटेल यानी टोटल मिलाकर पूरी की पूरी अपडेट मैंने आपको बता दी है। पहले भी हमने इसका एक पार्ट लेकर आया है, आप उसे भी देख सकते हो। इसके बारे में और कुछ डिटेल जो बच गई है वो उसके अंदर कवर कर रखी है, इसलिए मैंने इस पार्ट के अंदर वो बताया नहीं है। आप हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हो, या फिर मैं आई बटन पर दे दूंगा या डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मैं प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहां पर जाकर इसे देख सकते हो। साथ ही साथ दोस्तों आपने नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन ले रखा है तो बहुत अच्छी बात है। और साथ ही साथ यदि आप लेना चाहते हो तो आप एक प्यारा सा कमेंट कर दें। और साथ ही साथ नीचे जाइए और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप नेटफ्लिक्स उससे लेते तो आपको 40 से 50% का डिस्काउंट जरूर मिलेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।